हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मिल रही है JMB आतंकी मामले से जुड़ा आपको बड़ा अपडेट बता दें। ATS की गिरफ्त में आतंकियों के मददगार भी हैं। अब विदिशा के नटेरन से आरोपी अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, अब्दुल करीम की मदद से ही आतंकी भोपाल आए थे और अब्दुल की मदद से ही आतंकी मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क फैला रहे थे। कुछ दिन पहले ही भोपाल से आपको बता दें 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और फिलहाल ATS आरोपी अब्दुल करीम से पूछताछ कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, ATS की गिरफ्त में है आतंकियों का मददगार, विदिशा की नटेरन से अब्दुल की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, JMB के मामले को लेकर अगर देखा जाए तो लगातार ATS लगातार कार्रवाई कर रही है, तारों को जोड़ा जा रहा है। बताया ये भी गया है कि जिस प्रकार से पूछताछ की गई थी, जो आतंकी पिछले दिनों पकड़ाए थे, और उन्हीं में से ये सूचना ATS को मिली कि विदिशा के जो नटेरन में एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्दुल करीम है, उसने उनकी मदद की थी। और इसी को देखते हुए लगभग बीते 2 दिनों से लगातार ATS इस पूरे मामले को लेकर विदिशा में गुपचुप तरीके से अपनी नजर बनाई हुई थी। और आज जो अब्दुल करीम नाम का जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विदिशा के नटेरन से इसे भोपाल लाया गया है और भोपाल में इससे पूछताछ जारी है। जिस प्रकार से अभी फिलहाल सूचनाएं सामने आ रही है, जो अधिकारियों ने बताया है कि ये स्लीपर सेल्स बनाने में मदद कर रहा था। और इतना ही नहीं, तो काफी लंबे समय से JMB के जो अन्य लोग हैं उनसे कॉन्टेक्ट में था। भोपाल लाने के लिए 4 आतंकियों में इसका खास योगदान रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने राजधानी भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में लोकेशन दिखाई दी आतंकियों को। उन्हें बताया था कि आखिर कहां उन्हें रोका जा सकता है, कितनी सेफ्टी किस स्थान पर उसे मिल सकती है और आखिर कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जो अन्य शहर है तो उसमें भी करीम ने कई लोगों से मुलाकातें इनकी करवाई। और यह भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग जो विदिशा के हैं उनके ब्रेन वॉश करने के साथ साथ जिहाद से संबंधित साहित्य पढ़ाने की बात भी करीम ने की है। तो इन तमाम पहलुओं को देखा जाए तो अब लगातार जो कड़ियां हैं वो लगातार खुलती हुई जा रही है। कैसे वो घुसे थे बांग्लादेश से, कहां से उन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज जो है वो तैयार किए थे। अब करीम से पूछताछ सख्ती से की जा रही है, तो इसके बाद और भी कई खुलासे होना अभी फिलहाल बाकी है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शिखर। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मंत्रालय में CM शिवराज सिंह चौहान महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में सभी विभागों के मंत्री और राज्य मंत्री वर्चुअली जुड़े हुए हैं। इसके साथ CS, DGP के साथ ही विभागों के PS और संचालक भी शामिल हैं। कमिश्नर, IG, कलेक्टर, SP भी इस बैठक में शामिल है। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो मंत्रालय में CM शिवराज सिंह चौहान अहम बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में सभी विभागों के मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। इसके साथ ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि CS, DGP के साथ ही सभी विभागों के PS और संचालक भी इस बैठक में शामिल है। कमिश्नर, IG, कलेक्टर, SP भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए उस पर इस बैठक में मंथन चल रहा है, चर्चा हो रही है। और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के चौथी पारी के 2 साल पूरे होने की। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की चौथी पारी के 2 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद 23 मार्च 2020 को ही शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार प्रदेश की सत्ता संभाली थी। 2 साल पूरे होने पर CM शिवराज सिंह चौहान का नया अवतार नजर आ रहा है। मामा से अब CM शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा कहलाने लगे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि 2 साल में प्रदेश का हर वर्ग परेशान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए।
मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत माता की संगठन की, सरकार की कि मिलकर हम बहुत बेहतर काम कर पा रहे हैं। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन की टीम का भी आभारी हूं और प्रदेश की जनता के साथ मिलके प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के काम में जुटे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी के 2 साल पूरे हो गए। बीजेपी इस खास मौके पर पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है। भोपाल में बीजेपी समर्थकों ने सीएम को अनोखे अंदाज में बधाई दी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मालवीय नगर स्थित अपने बंगले के बाहर बुलडोजर की परेड निकाली। बीजेपी का दावा है कि बीते 2 साल में शिवराज सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए। मुख्यमंत्री की अगुवाई में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमारे नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के जीवन बदलने का काम किया है, गरीबों का विश्वास अर्जित किया है और इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आगे, हमारा नेतृत्व जिस प्रकार से काम कर रहा है, मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश आज हर तरफ चहुमुखी विकास कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो आगे बढ़े और प्रदेश का नेतृत्व करें और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने। 2 साल पूरा होने के एक दिन पहले ही सीएम शिवराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब प्रदेश में अपराधियों को माफी नहीं मिलेगी। मामा का बुलडोजर सबको दफन कर देगा। जाहिर है शिवराज सिंह ने महिला सशक्तिकरण और उनकी सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए एक के बाद एक कदम उठाए। उनकी तकरीबन हर योजना में महिलाओं की चर्चा होती है। वहीं आने वाले समय में भी सीएम महिलाओं और किसानों को लेकर कई योजनाएं शुरू करने वाले हैं। शिवराज सरकार लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाडली लक्ष्मी 2 लाने की तैयारी में है, लेकिन अब बुलडोजर मामा की नई छवि उन्हें इससे कहीं आगे ले जाएगी। इस पर भी काम जारी है। मामा को बुलडोजर मामा का खिताब मिल चुका है। हालांकि शिवराज सरकार के 2 साल की उपलब्धियों पर विपक्ष अब भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेताओं का सीधा आरोप है कि 2 साल में प्रदेश में हर वर्ग परेशान हुआ। बुलडोजर का इस्तेमाल प्रदेश में आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है। हुई सरकार, कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को सौदेबाजी से हटाकर बीजेपी, उनके मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री ने हटाया था। ये भारतीय जनता पार्टी की जो खरीद फरोख्त और फासिस्ट तरीके से सरकारें चल रही है, जनता इनको निश्चित तौर पर बाहर करेगी और इनसे मुक्ति प्राप्त करेगी। बहरहाल शिवराज सरकार के इस अहम पड़ाव को लेकर बीजेपी के पास उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है, तो वहीं कांग्रेस के पास आरोपों की झड़ी। इन सब के बीच मुख्यमंत्री का बुलडोजर मामा वाला अवतार चारों तरफ चर्चा में बना हुआ है। दरअसल 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, वक्त बहुत कम है। ऐसे में शिवराज सरकार सभी वर्गों को साधने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बना चुके शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी को रिकॉर्ड पारी बनाने निरंतर अग्रसर हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के बाद भू माफियाओं के खिलाफ जमकर कार्रवाई की जा रही है। आज भी जबलपुर और अशोकनगर में आरोपियों की संपत्ति पर निगम का बुलडोजर चला। जबलपुर के गोहलपुर के रद्दी चौकी इलाके में जबलपुर विकास प्राधिकरण की 3 करोड़ की कीमत की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया अमजद अली के खिलाफ कार्रवाई की गई। जमीन पर बने पक्के मकानों को तोड़ा गया और इसके बाद 25 लाख कीमत के मकान को भी ढहा दिया गया। वहीं अशोकनगर में भी अपहरण के आरोपी इरफान खान की दुकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। दरअसल सोमवार रात व्यापारी प्रदीप जैन के बेटे का अपहरण कर लिया गया था। आरोपियों में से इरफान भी इसमें शामिल था, इसलिए प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की। वहीं तीनों आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने साफ कहा है कि वो साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी।
टीकमगढ़ पहुंची उमा भारती ने अपने फार्म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। उमा भारती ने आगे कहा कि साल 2018 में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, इसलिए इस बार साल 2024 को लेकर वो ऐलान कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई और मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि ये फिल्म आंख खोलने वाली फिल्म है। कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ा गया, मैंने उनकी हालत देखी है। साथ ही ये भी कहा कि वो फिल्म देखने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाई है। उमा भारती ने यह भी कहा कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक होगा वहां धर्मनिरपेक्षता संकट में पड़ जाएगी। ये देश सेक्युलर है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। 2019 का चुनाव 18 में ही घोषणा कर दी थी कि नहीं होगी। 2018 दिसंबर में जब चुनाव का परिणाम आ रहा था, वहाँ भोपाल में जिसमें था मुझे 19 का चुनाव नहीं लड़ना और हमारी सरकार बन गई मध्य प्रदेश का 24 का तो जरूर लड़ूंगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 14 साल पुरानी लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार किया है। मिशन 2023 को ध्यान में रखते हुए लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत लाडलियों को कॉलेज में भर्ती होने पर 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। मई महीने में इस योजना को लेकर मेगा शो की प्लानिंग भी हो रही है। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल साल 2007 को शुरू की गई थी। योजना के लाभान्वित बालिकाओं को कॉलेज में एडमिशन लेने पर 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा MBBSc, इंजीनियरिंग, IIM, IIT में पढ़ने वाली लाडली लक्ष्मी की पूरी फीस अब राज्य सरकार ही भरेगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि अन्य योजनाओं की तरह लाडली लक्ष्मी योजना में भी भ्रष्टाचार है, तो वहीं बीजेपी अपनी सरकार की इस योजना की तारीफ कर रही है। शिवराज सरकार के अंदर हर योजना के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। कन्या विवाह राशि योजना कितनी अच्छी योजना है। कमलनाथ जी ने उसे बढ़ाकर उसकी राशि को 28,000 से 51,000 किया, उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। खुद भाजपा के विधायकों ने सिरोंज में उसका भ्रष्टाचार उजागर किया। मनरेगा में भ्रष्टाचार, राशन में भ्रष्टाचार, हर योजना में तो भ्रष्टाचार हो रहा है। लाडली लक्ष्मी के भी यही हाल है। अब चुनाव जीतने के लिए लाडली लक्ष्मी 2 ला रहे हैं। लाडली लक्ष्मी का पार्ट 2 लेकर आया जा रहा है ताकि वो बहन बेटियां जो अब वयस्क हो चुकी हैं और आयु और जीवन के उस दौर में पहुंच चुकी हैं जहाँ उनकी आवश्यकताएं परिवर्तित हो चुकी हैं, तो समय काल और परिस्थिति के हिसाब से उनकी आवश्यकता के अनुरूप अब ये नई योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसका प्रतिशत मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को मिलेगा। मध्य प्रदेश में अप्रैल में मिलने वाले मार्च के वेतन में 31% महंगाई भत्ते के आदेश जारी हो गए हैं, लेकिन इस आदेश आने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम की स्थिति है। शिवराज सरकार ने 6,67,000 नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा दिया है। आदेश में जिक्र नहीं होने से ये बात सामने आई है कि सरकार की इस घोषणा का लाभ 6वां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है और इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। सीएम ने 31% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की और बजट में इसका प्रावधान भी किया गया। वित्त विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 7वां वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ही बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का लाभ होगा। ऐसे में 6वां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों में असंतोष है। जो अभी वर्तमान में 11% DA का आदेश हुआ है वो 7वें वेतनमान जिनको मिले उन कर्मचारियों को, लेकिन ऐसे बहुत से विभाग हैं, निगम मंडल हैं, संविदा कर्मचारी जिनको 6वां वेतनमान मिल रहा है, उनमें 6वें वेतनमान के अनुसार DA की घोषणा और उसके आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। वहीं आज हमने संविदा कर्मचारियों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है और नियमितीकरण की मांग भी की। जो पेंशन बहाली की बात हुई थी, हमने विधानसभा उठाया, उस पर भी इन्होंने कोई गौर नहीं किया। तो कुल मिला के आउटसोर्स और दूसरे कर्मचारी, शिक्षक, पूरा त्राही मची हुई है और इस सब का बदला आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से लेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में कांग्रेस सरकार। तो मुझे लगता है कर्मचारी हित ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है और सारे सवालों के जवाब शिवराज जी बखूबी देना जानते हैं अपने कामों से। भोपाल में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर 21 मार्च से प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर के परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विभागीय कार्य का बहिष्कार कर कलमबंद हड़ताल पर हैं। परियोजना अधिकारियों और सुपरवाइजर्स की मांग है कि परियोजना अधिकारियों का ग्रेड पे 3600 से बढ़ाकर 4800 किया जाए। इसके साथ ही उनकी दूसरी मांगे भी हैं। ये विशेष जो हम लोगों की मांग है वो ग्रेड पे को लेके है, वेतन विसंगतियों को लेके है, चाहे वो सुपरवाइजर संघ की हो या हमारी हो,
और साथ में प्रमोशन को लेके है। सुपरवाइजर को भी विगत 30 साल से प्रमोशन नहीं मिला और हम लोगों को भी लगभग 20 साल से प्रमोशन की कोई लाइन नहीं बन पा रही है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी संविदा सुपरवाइजर को भी नियमितीकरण किया जाए और पदोन्नति का हमारा भी सेम है, उनके साथ में है, हमारा संयुक्त मोर्चा है और हम लोग साथ है। हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमारी पूर्ण नहीं होगी हम नहीं लेंगे। पीपीएससी साल 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में विवादित प्रश्न के चलते 2 अंकों से फेल हुए सैकड़ों छात्रों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की राय को मान्यता देते हुए छात्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है। दरअसल पीएससी परीक्षा में छात्रों से ये सवाल पूछा गया था कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। कई छात्रों ने इसका जवाब केशव चंद्र सेन दिया था, जबकि पीएससी ने देवेंद्र नाथ टैगोर को सही उत्तर माना था। इधर कई प्रकाशकों की किताबों में जब केशव चंद्र सेन को आदि ब्रह्म समाज का स्थापक बताया गया तो 2 अंकों से फेल हुए छात्रों ने खुद को पास करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर आज एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर देवेंद्र नाथ टैगोर को आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक बताया। कोर्ट ने कहा कि वो एक्सपर्ट्स ओपिनियन मानने को बाध्य है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिकाएं खारिज कर दी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर का वार्षिक दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री उषा ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर करीब 120 स्टूडेंट्स को 200 से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं 150 शोधार्थियों को भी पीएचडी की उपाधि दी गई। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, अपने पेरेंट्स के लिए भी मैं काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ। उनको भी आपके साथ में डिग्रियाँ मिली? हाँ जी, ये एक कोइंसिडेंस है और अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। जो नियत तय किया है कि हमारे अपने हर महाविद्यालय के साथ जो खास करके विश्वविद्यालय कैंपस है वहाँ दीक्षांत समारोह होना चाहिए और इसी नाते से माननीय महामहिम प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रत्येक दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हैं। इतने बड़े होते हुए भी माँ बाप को वृद्धाश्रम में सहन करना पड़ता है तो बहुत अपने लिए दुख की बात है। ट्राइबल में एक शीतल सेन नाम का अनुवांशिक रोग है, अभी तक क्योरेबल नहीं है। अपने प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में उसके लिए बहुत काम किया है। इंदौर शहर स्वच्छता के साथ ही वैक्सीनेशन के मामले में भी नंबर 1 रहा है। अब बारी 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की है, जिसे लेकर जिले में तैयारी पूरी हो गई है। जिले में कुल 187 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 1.25 लाख बच्चों का टीका लगाया जाना है। इसी बीच कलेक्टर मनीष सिंह ने उत्कृष्ट बाल विनय स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भोपाल में तालाबों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जल्द ही 6 नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात मिलने जा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने लोकार्पण के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से समय भी मांगा है। अधिकारियों ने बताया कि सभी एसटीपी बड़े तालाब, छोटे तालाब और शाहपुरा तालाब पर बनाए गए हैं। इनमें एक एसटीपी का निर्माण छोटा और शाहपुरा तालाब पर कराया गया है। साथ ही 3 एसटीपी बड़े तालाब पर बनाए गए हैं। इन सभी एसटीपी की क्षमता 62 MLD से ज्यादा है। नए एसटीपी प्रोफेसर कॉलोनी, मक्सी, कोलूखेड़ी, शाहपुरा, सनखेड़ी और नीलबढ़ में बनाए गए हैं। हम लोग अपने जितने भी एसटीपीज हैं अभी लगभग हमारे 4 अलग अलग एसटीपीज ऐसे हैं जिनको कि हम अगले 15 से 20 दिन में ही उनका कार्य पूर्ण करके उनको लोकार्पित करेंगे। हमारे जो मेजर तालाब हैं जिसमें शाहपुरा का तालाब भी सम्मिलित है, उनमें किसी प्रकार का कोई दूषित जल ना मिले, ये हम सब लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के श्री टॉकीज के सामने निर्माणाधीन अंग्रेजी देसी शराब की दुकान और अहाता का जमकर विरोध हो रहा है। बीते दिनों कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर प्रस्तावित शराब दुकान और अहाता को नहीं खोले जाने की मांग थी। दूसरे दिन पूर्व विधायक और बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल भी स्थानीय नागरिकों के आंदोलन में पहुंचे। उन्होंने भी यहां शराब दुकान खोलने का विरोध किया। आप यहाँ पे मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, मोबाइल की दुकानें बना लो, फर्नीचर बना लो, शोरूम बना लो, आपको जो बनाना है बना लो, लेकिन प्लीज ऐसी चीज मत बनाओ जो आगे जाके हमारे मोहल्ले को एक विपरीत दिशा में ले जाए और ना तो यहाँ से कोई अच्छा बच्चा निकले, ना कोई अच्छी बच्ची निकले, सिर्फ शराबी निकले। बस्ती के अंदर शराबी दुकान नहीं खुलना चाहिए। जहाँ स्कूल हैं, मंदिर हैं, जहाँ बस्ती हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं, ऐसी जगह बस पर कलारी खुलना निश्चित तौर पर गलत है। हमारी क्षेत्र की जनता यहाँ पर जो कलारी जो खुलने जा रहा है उसका विरोध कर रही है। मैं भी जनता की इस मुद्दे पर सहमत हूँ।
रीवा में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे टनल बनकर तैयार हो गई है। छोया पहाड़ पर बनी 3,300 मीटर लंबी टनल की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही तकरीबन 8 मीटर की है। इसे रेलवे ने 107 करोड़ की लागत से तैयार किया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दी। पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से उत्तर प्रदेश के ललितपुर और मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बीच रेल लाइन बिछने का काम किया जा रहा है। दोनों प्रदेशों को जोड़ने वाली इस रेलवे लाइन का तार रीवा से होकर गुजरेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।